Okay. What is the definition of solution? Yes, Gautam. Solution is a homogeneous mixture, mixing of a two or more compounds. जरूरी नहीं है कंपाउंड्स हो, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ना. तो वी हैड टू सब्सटेंस लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो मैंने कल आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी सॉल्यूट सॉल्वेंट की. क्या थी वो? कि whose quantity is less than the other is called solute. लेकिन जिसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज ए सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट का मतलब वो होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर हम एक बेसिकली बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो वो हमारे पास में एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं? जैसे कि हम इसको एग्जांपल लेते हैं अ कप ऑफ टी. ठीक है ना. इसके पहले अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट इनटू वाटर और शुगर इनटू वाटर. सो विच इज सॉल्यूट? सॉल्ट और, Sugar, हाँ, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूट. और यहाँ पर वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. तो हम बोल सकते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होती है दैट वुड बी ऑलवेज अ सॉल्यूट. क्या इसका अपोजिट हो सकता है कुछ? क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो कुड इट बी कंसिडर एज अ सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं? Yes, it is possible, but only in the case of water, because water is a universal solvent. और जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा वो सॉल्वेंट ही होगा, है ना. डजेंट मैटर यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो, अगर वाटर है उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो उसको हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? ऐसे सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे. सो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? वी विल कवर इन दिस चैप्टर कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द वांट ऑफ फैक्टर्स. ठीक है. अब कंसंट्रेशन टर्म्स, इस टर्म्स को हमें समझना है कि ये टर्म्स होता क्या है स्पेशली. जैसे कि अगर मुझे डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है ए से बी तक, तो मैंने आपको कल भी बताया था किस तरीके से हम उसका डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं ए से बी तक. हम यहाँ पर मीटर के बेसिस पे कर सकते हैं, किलोमीटर के बेसिस पे कर सकते हैं. अगर डिस्टेंस कम हो तो वी कैन टेक सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो वी कैन हैव किलोमीटर्स और मीटर्स. सिमिलरली अगर मुझे किसी चीज़ का वेट करना है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कोई एक सॉलिड पार्टिकल्स है एंड इफ आई वांट टू वेट इट, सो डेफिनेटली वी विल हैव अ किलोग्राम यूनिट, है ना. मास के लिए भी कई सारी यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग बेसिस पे, बट जो IUPAC ने डिसाइड की है ना, इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल, वो क्या है उसकी केजी, किलोग्राम. सो अलग अलग टर्म्स को या अलग अलग इस टाइप्स के जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. सिमिलरली किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमें जिस टर्म की ज़रूरत होती है उन टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके. ऑल दोज टर्म्स दैट आर gives the knowledge about the concentrations of any kind of liquid are called concentration terms. ये अलग अलग हो सकते हैं. तो फर्स्ट वी विल हैव मोलरिटी एंड मोललिटी. दिस आर द मोस्ट कॉमन. अब मोलरिटी एंड मोललिटी हमने टाइट्रेशन का जब एक्सपेरिमेंट किया था तब भी हमने इसको यूज किया था. याद आ रहा है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने एक वर्ड कहा था. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? मैंने आपसे पूछा भी था कल, बताओ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. चलो मैं बताता हूँ. जिसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता हो, है ना. जैसे कि हमने ऑक्जेलिक एसिड और मोर सॉल्ट लिया था, उसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी नॉन थी, इसलिए वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया था. तो उसकी कंसंट्रेशन हमने किस चीज़ में मेजर की थी? याद करो. 0.1 कैपिटल एम, इसको हमने कुछ ऐसा लिखा था, या फिर m/10 भी लिखा था. तो व्हाट वाज m? इट वाज मोलरिटी. तो जो भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स को इंडिकेट करते हैं या तो वो मोलरिटी में करेंगे या मोललिटी में करेंगे. देयर आर अदर टर्म्स ऑल्सो, बट ये दो जो हैं ये काफ़ी बेसिक होते हैं. वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कोई मान लीजिए एक लिक्विड है, उस लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करता है, उसकी वेपर जो है वो कितना प्रेशर क्रिएट करती है. सो दैट काइंड ऑफ लॉ वाज गिवन बाय हेनरी, एंड इसी के बेसिस पे हम एक और लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट वी विल हैव colligative properties, and the definition of colligative property is all the property that depends on the quantity of solute. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था हमने किसका?
सॉल्ट इनटू वाटर का, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो सॉल्ट पे डिपेंड करे, ना कि वाटर पे, क्योंकि वाटर तो अपनी प्रॉपर्टी सेम रखेगा बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, वो सब चेंज हो जाती है अगर मैं सॉल्ट की क्वांटिटी में कुछ भी चेंज करता हूँ तो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन वाज इज वॉन्ट फैक्टर, तो इसको हम डिटेल में जब भी पढ़ेंगे, जब इसका जब टर्म होगा जब। बिफोर गोइंग टू दैट हमें कुछ टर्म समझना है, जैसे मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म बता दिया कि दीज आर दी मेथड्स टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट दी सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें अगर पता लगानी है तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ टर्म्स लाइक मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ऑल दैट। उसके पहले हम एक और टर्म देख लेते हैं जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होगा, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज होमोजीनियस, आपको पता ही होगा, नेम से ही पता चल रहा है ना। होमो इट मीन्स स्टैंड फॉर सेम, कोई भी चीज़ अगर सेम हो तो उसको हम होमो कहते हैं। है ना, जिन इसमें तो प्रोडक्शन, किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, तो होमोजीनियस मतलब एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो सेम होगी। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास में ये कप ऑफ टी है, मैंने आपको ये बताया भी था, है ना, कॉफ़ी या टी के बारे में। इफ़ यू टेक द वेरी फर्स्ट सिप, इसका जो टेस्ट होगा मीठा होगा, कलर यही होगा जो आपको दिख रहा है सामने, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी, वही तीनों, यही तीनों प्रॉपर्टी क्या लास्ट सिप में आपको दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। लास्ट सिप का जो कलर होगा वो भी यही रहेगा, है ना, इसका जो टेस्ट रहेगा वो भी यही रहेगा, कंसंट्रेशन भी यही रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी सारी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर कॉमन हो, तो वी कैन से दैट इट इज अ बल्कियर प्रॉपर्टी। अब ये बल्कि क्या होता है, आप फुटबॉल का जो सेंटर होता है ना उसको हम बल्क कहते हैं। सिमिलरली इस कप ऑफ टी का भी कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा, तो उस सेंटर की हम बात करते हैं बल्क की, मतलब वहां पर भी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ बल्की प्रॉपर्टी, है ना। सो दिस वाज द टर्म ऑफ होमोजेनियस। जस्ट इसका अगर हम अपोजिट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो सस्पेंशन पढ़ा था, आप चॉक पाउडर को या मिट्टी को पानी में डालोगे तो इट कुड बी डिफर, है ना, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगी और सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी, बॉटम की प्रॉपर्टी अलग होगी, टॉप की प्रॉपर्टी अलग होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ heterogeneous. So now we will learn that how many types of concentration terms are there. So it is specifically divided into two terms, temperature dependent and temperature independent. अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करते हैं इस किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसमें जो जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है वो सारी प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के कारण उसमें चेंजेस आ रहा है। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड विद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर लिखा है मैंने रिलेटेड विथ वॉल्यूम और यहाँ लिखा है मैंने रिलेटेड विथ मास, सो यहाँ पर इसमें हमने लिखा है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मास जो लिखा है मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपको एक चीज ये समझना है कि केमिस्ट्री में मास और वेट हमेशा सेम होता है ना, यहाँ पर मास और वेट हमेशा सेम होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों ही चीजें सेम होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसके अलावा और भी हम नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो किसी मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने वही एक वाटर के अंदर अगर आपने सॉल्ट डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वाटर होगा वो वेपराइज बनाएगा, वेपर बनाएगा और वो पूरे रूम में फैल जाएगा। इसका मतलब उसका वॉल्यूम कहीं गुना बढ़ गया है। लेकिन अगर जो हमने सॉल्ट को पानी में डाला था, उस सॉल्ट को वाटर में डालने के बाद भी
उसमें किसी भी टाइप से सॉल्ट का जो मास था सॉलिड स्टेट में वही मास होगा उसकी लिक्विड स्टेट में पानी में घुलने के बाद में, मतलब मास चेंज नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ. सो वी कैन से दैट वॉल्यूम is the property that depends on temperature, but the mass is the property that does not depends on temperature. ठीक है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें स्पेशली ये चीज़ें पढ़नी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, और इधर से हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी. ठीक है, तो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इसको आगे. सो नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होता है. स्पेशली इस चैप्टर में हमें ये बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो कई टाइप के हो सकते हैं. जैसे कि अगर हमने एक कप ऑफ टी की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने वाटर लिया था, उसमें हमने मिल्क लिया था. तो यहाँ तो टू टाइप्स के सॉल्वेंट हो गए, वाटर एंड मिल्क. इसके अलावा सॉल्यूट भी कई सारे हो गए थे, टी लीव्स हो गई थी ना, इसके अलावा शुगर था. लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. there should be only one solute and one solvent. जैसे कि ये यहाँ पर there is only salt और and water, तो यहाँ पर तो केवल एक सिंगल सॉल्यूट है और वैसे ही एक सिंगल सॉल्वेंट है. so this kind of solution is basically termed as binary solution. ठीक है. अब इस बाइनरी सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं. फर्स्ट, फेज एंड सेकेंड, नेचर. अब यहाँ पर आप समझो चीज को कि फेज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट. अभी फेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेज, जिसको हम जनरली स्टेट्स भी कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि फेज जो होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे. रीजन तो बेसिकली एक ही है कि क्वांटिटी ज़्यादा है. अगर आप जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिया था ये वाला, तो यहाँ पर सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर पुट किया, तो जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड ही है. ऐसा तो है नहीं कि सॉल्ट विच इज अ सॉलिड, उसको डालने के बाद में जो वाटर था वो भी सॉलिड हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. सॉल्ट और शुगर को पानी में डालने के बाद में भी वो पानी जैसा लिक्विड ही है. मतलब सॉल्वेंट पहले क्या था? लिक्विड था. और जैसे ही आपने यहाँ पर सॉल्ट डाला बाद में भी वो लिक्विड है. तो जो फेज था वो चेंज नहीं हुआ, है ना. तो फेज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का फेज पहले भी क्या था? लिक्विड. सॉल्ट मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन बन गया उसका फेस अभी भी क्या है? लिक्विड. सो वी कैन से दैट द फेस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, है ना. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है? फेस जो होता है सॉल्वेंट का वो लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही हमने शुगर मिला दी तो शुगर सॉल्यूशन का जो फेस होगा बाद में भी वो क्या होगा? लिक्विड होगा. सो वी कैन से दैट फेस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूट की, तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है किसी सॉल्यूशन को? तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट. नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉरी, सॉल्यूट. अब ये नेचर क्या है? देखो, नेचर में हम वहाँ पर उसके टेस्ट की बात कर सकते हैं, है ना. इसके अलावा उसमें हम उसके कलर की बात कर सकते हैं, किस नेचर में कलर होगा, किस नेचर में टेस्ट होगा. कंसंट्रेशन की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्पेशली. तो चलो देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल जो आपको बताया था अभी, वही उस एग्जांपल को हमें बार बार देखना है. यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसमें, ये तो वाटर है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. इसको मैंने ले लिया सॉल्ट, तो इस बार जो सॉल्यूट है वो सॉल्ट है. तो सॉल्ट को वाटर में डाला तो ये ब्राइन बन गया, सॉल्टी वाटर. तो इसका जो टेस्ट होगा वो सॉल्टी होगा, ठीक है. लेकिन इसी H2O में यहाँ पर अगर मैंने सॉल्ट डालने के बजाय इस बार शुगर डाल दी होती, सॉल्यूशन तो अभी भी बनता, सॉल्यूशन तो अभी भी बनता. लेकिन इस बार सॉल्यूशन जो होता वो टेस्ट में कैसा हो जाता? स्वीट हो जाता.
मीठा हो जाता। तो देखो सॉल्यूशन तो दोनों में बना, है ना, सॉल्यूशन तो दोनों में बना, बट ये जो था ये थोड़ा सा स्वीट बना, ये जो था थोड़ा सा सॉल्टी बना। तो ये डिपेंडेंसी किसके कारण हुई? वाटर तो चेंज हुआ नहीं ना, तो डिपेंडेंसी हुई कैरेक्टर्स की सोल्यूट के कारण। सो वी कैन से दैट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द सोल्यूट। सोल्यूट जैसा होगा सॉल्यूशन वैसा बनेगा, ठीक है। सो there are three types of solution based on these two property: gaseous solution, liquid solution and solid solutions. अब gaseous solutions, liquid solution और solid solution में से हमें जो जनरली कवर करना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अच्छे से, वो क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमें दो ही चीज़ों को जनरली पढ़ना है, गैस इनटू लिक्विड और सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इनटू लिक्विड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट गैस इनटू लिक्विड एंड सॉलिड इनटू लिक्विड को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक गैसियस सॉल्यूशन। आप अभी हमने क्या देखा कि जो फेस होगा सॉल्यूशन का, वो फेस किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। अभी यहाँ पर जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब फेस ऑफ सॉल्यूशन क्या है? गैसियस। तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा ना टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट गैस होना चाहिए गैसियस सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पर सारे सॉल्वेंट क्या है? गैस है। सिमिलरली if I take liquid solution, the phase of the solution now is liquid, तो सारे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड। तो देर आर लिक्विड। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सारे सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए, तो ये रहा सॉलिड। ओके, तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं अच्छे से। सपोज गैस यहाँ पर सॉल्यूट है और गैस ही यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं एयर। आप कोई सी एक सिंगल गैस को लीजिए, दूसरी गैस में मिक्स कर दीजिए, तो एयर बन जाएगी। हमें पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इट इज गैसियस सॉल्यूशन। अगर आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस में अगर मर्ज करते हो, उसको मिलाते हो, डिसॉल्व करते हो लिक्विड कंडीशन में भी अगर बाद में, या गैसियस कंडीशन में भी, तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं सोल्यूट लिक्विड ले लेता हूँ लेकिन सॉल्वेंट मुझे गैस ही चाहिए, तो हम आसानी से बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मर्ज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम्पल बनेगा गैसियस सॉल्यूशन का। और लास्ट अगर आप सॉलिड को गैस के अंदर पुट करते हो, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। बट आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम? गैस इनटू लिक्विड सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस चैप्टर का यही रहेगा, क्योंकि जब मैंने आपको ऊपर बताया था ना कुछ लॉस पढ़ेंगे हम गैस से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड, वहाँ पर ये क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि पानी के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही अच्छा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो गैस इनटू लिक्विड यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है। क्या हो अगर हम लिक्विड को लिक्विड में मिला दें? बहुत आसानी से एग्जांपल है, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, दिस द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। थर्ड हम देखते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब सीधा अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है, सॉल्ट इनटू वाटर या शुगर इनटू वाटर, ग्लूकोज इनटू वाटर, है ना। ग्लूकोज मतलब क्या होता है? शुगर होता है, और क्या। सॉलिड सॉल्यूशन में अगर मैं गैस को सॉलिड में हम मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम पैलेडियम में मर्ज करते हैं, अब तुम ये सोच रहे होंगे कि पैलेडियम तो एक सॉलिड है, उसमें कैसे गैस मिल सकती है? यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। अब पैलेडियम जो एक मेटल होता है जो पोरस होता है ना, वो पोरस मेटल सारी हाइड्रोजन या किसी भी गैस को पूरी तरीके से एडजॉर्ब करता है, नॉट एब्जॉर्ब, इट इज कॉल्ड एडजॉर्ब। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, एडजॉर्प्शन क्या होता है। सभी आप कॉमन एग्जांपल के बेसिस पर याद रख लो। क्या हो अगर हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाने की कोशिश करें? तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मरकरी इट इज अ लिक्विड, आपको पता ही है लिक्विड स्टेट होता है मरकरी का, अमलगम का। तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अब ये अमलगम और मरकरी में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, किसी ने पूछा भी था कि ये अलग अलग कैसे हुआ। मरकरी इट मीन्स ओनली मेटल,
अगर हम केवल Hg की बात करें तो इट इज़ मरकरी। लेकिन इसी मरकरी को अगर मैं किसी के साथ मिला दूं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ मिला दिया, तो नाउ इट इज कॉल्ड सोडियम अमलगम, नॉट सोडियम मरकरी। तो वी कैन से दैट इट इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। अमलगम हम किसी को भी बोल सकते हैं अगर उसके साथ कोई दूसरा मेटल मिला हो तो। लास्ट है हम सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिलाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और आसानी से टूट सकता है। तो उसको जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितने भी ज्वेलरीज वगैरह होती है, 24 कैरेट की तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है कि वो उसका शेप ही खत्म हो जाता है। तो उसको हम 24 से 22 कैरेट के आसपास लेकर आते हैं। तो जो इम्प्यूरिटी होती है ना, ये टू पॉइंट्स की, ये किसके कारण होती है, कॉपर के कारण होती है। कॉपर को मिला देते हैं गोल्ड में ताकि उसका कलर वगैरह भी चेंज नहीं होता है ज़्यादा तरीके से। सो ये यहाँ पर आपकी क्लास थी पूरी, और